एपिसोड 46। क्या ऐसा हो सकता था? अथर्व के घर न आने के पीछे अरशद का हाथ था। इस एक ख्याल से सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सभी को परेशान होता देख मीनाक्षी जी ने कहा, आप लोग यह सब कैसे सोच सकते हैं? अरशद भाई है अथर्व का, वो उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालांकि मीनाक्षी जी की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अरशद कितना खतरनाक हो सकता था यह सिंघानिया फैमिली के आदमी भली भांति जानते थे। सभी अथर्व को लेकर परेशान थे। इसी बीच पायल चिल्लाती हुई सीढ़ियों से नीचे आई, मोम, बड़ी मोम, निया, वो निया ने खुद को रूम में लॉक कर लिया है। यह सुनते ही सबके एक्सप्रेशन एकाएक चेंज हो गया। उनके पास आते हुए पायल ने आगे कहा, निया दरवाजा नहीं खोल रही। सभी ने यह सुना और फर्स्ट फ्लोर की ओर भागे। निया के रूम में उसके चिल्लाने के साथ साथ सामान टूटने की भी आवाज़ आ रही थी। यह पहली बार था जब किसी ने उसे रिजेक्ट किया था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। हालांकि वो खुद एक बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करती थी। अगर वो चाहती तो उसके पेरेंट्स उसके लिए एक नई कंपनी खड़ी कर देते और उसे कभी एसके ग्लोबल में इंटरव्यू के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि वो वहाँ सिर्फ निशांत की वजह से गई थी, मगर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसे लगा था उसकी फैमिली उसका सपोर्ट करेगी, मगर उसके परिवार ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इससे वो और ज़्यादा हर्ट हो गई। दरवाजे पर नॉक करते हुए रघुवेंद्र जी ने कहा, निया, यह क्या पागलपन है? दरवाजा खोलो। मीनाक्षी जी ने कहा, निया बेटा जिद नहीं करते, दरवाजा खोल। देवेंद्र जी ने कहा, निया, यह सिर्फ एक इंटरव्यू था बेटा, हमारे पास अभी भी बहुत से तरीके हैं। सभी एक एक करके निया को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर निया ने दरवाजा नहीं खोला। वहीं लिविंग रूम में महेंद्र जी ने निराशा भरी नज़रों से सीढ़ियों की तरफ देखते हुए एक लंबी सांस ली। वो जानते थे उन लोगों ने निया को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया था और अभी उनके पास उसकी जिद पूरा करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने रामू से कहा, रामू, मेरे रूम से मेरा फ़ोन ले आ। जी सरकार, रामू ने कहा और उनका फ़ोन लेने उनके रूम में चला गया। अनन्या डिनर करके अपने रूम में जा रही थी। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे है। यह पहली बार नहीं था जब उसे ऐसा लगा था, बल्कि अरशद के जाने के बाद उसे हर रोज इस डर से कई बार सामना करना पड़ता था। अनन्या एक पल के लिए डर सी गई, फिर उसने खुद को हिम्मत दी और पीछे मुड़ी। पूरा कॉरिडोर खाली था, वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद से कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई हो, भ्रम की बीमारी? यह सोचते हुए वह कुछ देर कॉरिडोर में खड़ी रही और हर तरफ देखती रही, मगर वहाँ कोई नहीं था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसे लगा जैसे वह आजकल पागल होती जा रही है। लोग सच बोलते हैं, मैं एक नंबर की डरपोक हूँ। अपने हाथ से अपने सर पर टपली मारते हुए उसने यह खुद से कहा और मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली गई। उसकी जाते ही एक काली परछाई कॉरिडोर के लास्ट से बाहर आई। देखने से पता चल रहा था वो कोई आदमी था। उसका आकार लंबा चौड़ा था और उसके होठों हल्के टेढ़े मुड़े हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सा लुक था। वो बहुत सीरियस था। कपूर फैमिली के डाइनिंग टेबल पर सभी लोग साथ में डिनर कर रहे थे। इस बीच देवराज कपूर की नज़र एक पल के लिए भी निशांत के ऊपर से नहीं हटी। वहीं शिवांश भी देवराज को बीच बीच में कुछ इशारे कर रहा था। निशांत ने यह पहले ही नोटिस कर लिया था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। डिनर खत्म करने के वो अपने कमरे में जा ही रहा था कि पीछे से देवराज जी उसे रोकते हुए बोले, निशांत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे कमरे में आओ। निशांत ने कहा, जी दादाजी, और उनके पीछे चला गया। कमरे में निशांत एक जगह खड़ा था। वहीं देवराज जी थोड़े परेशान नजर आ रहे थे और कमरे के चक्कर लगा रहे थे। शायद वह अपनी बात कहने में हिचकिचा रहे थे। यह देखकर निशांत ने कहा, दादाजी, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? निशांत की आवाज़ सुनते ही देवराज जी रुक गए। उन्होंने निशांत को देखा और सोफे पर बैठ गए और बोले, हाँ, दरअसल आज दोपहर में महेंद्र ने कॉल किया था। यह सुनते ही निशांत को सारी बात समझ में आ गई। उसने स्ट्रिक्ट होते हुए कहा, दादाजी, अगर आप निया के बारे में बात करना चाहते हैं तो मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। हमारी कंपनी ने उसका इंटरव्यू लिया था और वो हमारी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं थी, इसलिए उसे जॉब नहीं मिली। मुझे तो अभी भी शक है कि वह डिज़ाइन उसकी नहीं है। दादाजी निशांत की बात समझ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने महेंद्र जी से वादा कर दिया था। अब कुछ भी करके उन्हें निशांत को मनाना था। उन्होंने कहा, हो सकता है तुम्हारी बात सही हो
हो सकता है वह डिज़ाइन उसने ना बनाई हो, लेकिन तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वह उसके अंदर टैलेंट नहीं है। मैंने उसके इंटरव्यू के दौरान बनाए गए डिज़ाइंस को देखा। वो इतनी भी बुरी नहीं थी। वो एक अच्छी डिज़ाइनर है। अगर वो कुछ सीखना चाहती है तो हमें उसे एक मौका देना चाहिए। हो सकता है वो प्रोफेशनल के बीच आकर कुछ कमाल कर दे। और तुम ही तो कहते हो कि हमें किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। तो फिर तुम एक बार के लिए ऐसा डिसाइड कर सकते हो कि उसके अंदर टैलेंट नहीं है। कम से कम उसे एक मौका तो दो। देवराज जी जानते थे निशांत एक जिद्दी बच्चा है। हालांकि वो बहुत समझदार है और शांत है, इसलिए उसके सीईओ बनने के बाद से उन्होंने कभी भी उसके काम में इंटरफियर नहीं किया। लेकिन आज दोस्ती के नाते वो मजबूर थे। उन्होंने निशांत को समझाने की कोशिश की, लेकिन निशांत के एक्सप्रेशन में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। वह देख पा रहे थे कि किसी और के दादाजी उसे उसकी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह भी जानता था उसके दादाजी उसे इस काम के लिए ऑर्डर भी दे सकते थे, मगर वह उसके ओहदे की रिस्पेक्ट करते थे और इसीलिए वह उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे। उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहा, दादाजी अगर आप इतनी बुरी तरह चाहते हैं कि मैं उसको कंपनी में आने दूं, तो ठीक है, मैं उसे एक चांस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मेरे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। अगर वह मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पर खरी उतरी तो वो आगे भी हमारी कंपनी में काम कर सकती है। अगर वो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पर खरी नहीं उतरी तो उसे अगले ही महीने जॉब छोड़नी होगी। दादाजी निशांत की बात सुनकर खुश हो गए। उन्हें तो लगा था निशांत पिछली बार की तरह इस बार भी उन्हें मना कर देगा, लेकिन इस बार उनके पोते ने उनका मान रख लिया और निया को एक मौका देने के लिए तैयार हो गया। दादाजी ने खुश होकर कहा, बहुत बढ़िया, तुम देखना नहीं है, तुम्हारी टेंशन कंडीशन पर जरूर खरी उतरेगी निया। कमरे के दरवाजे पीछे शिवांश खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। निशांत के फैसले से वो सेटिस्फाइड तो नहीं था, लेकिन वो खुश था। एक बार निया के कंपनी में आने के बाद वो कुछ ना कुछ करके उसकी जॉब फिक्स करवा देगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ शिवांश अपने कमरे में वापस लौट गया। जैसे ही यह खबर सिंघानिया परिवार को मिली, वहाँ का माहौल एकदम से बदल गया। निया एकदम से ही खुशी से उछल पड़ी। उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मॉम आप देखना, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगी। इस बार तो मैं अपने टारगेट को पूरा करके ही रहूँगी। मीनाक्षी जी ने यह सुना, अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। निया ने अपना सिर हिलाया और अपनी मॉम के गले लग गई। अगला दिन सभी के लिए तनावपूर्ण रहा। निया पूरा दिन अपने जॉब की तैयारी में लगी रही। वहीं सिंघानिया परिवार अथर्व को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अनन्या डिनर करते हुए कुछ परेशान से लग रही थी, सिर्फ हम आकर अपने चारों तरफ देख रही थी। रघुवीर काफ़ी समय से उसके सामने वाली चेयर पर बैठा था और उसके हर एक रिएक्शन को नोटिस कर रहा था। उसने पूछा, अनन्या क्या हुआ, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है?